जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ स्टेजेस या फेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में आज हम करने वाले हैं डिस्कशन। ये टॉपिक आप चाहे बीएड कर रहे हो, चाहे केवीएस में, यूपी टेट में या फिर इसी की तरह और जो अन्य टीचिंग एग्जाम्स है वहाँ के लिए ये टॉपिक आपका रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो सेशन को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, लास्ट तक ध्यान से कामली इसको देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को करिए क्लियर। बट उसके पहले अगर आप पहली बार राजर्षि क्लासेस पर कर रहे हैं विजिट, तो बगल में नीचे जो है सब्सक्राइब होगा रेड कलर से, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, ताकि बीएड से जुड़ी और सीटेड तमाम जो आपकी वीडियोस हैं वो आपके पास सबसे पहले आए। इसके साथ ही अगर आपको ये कंटेंट समझ में आए, ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जाते टाइम लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टेजेस या फेजेस ऑफ टीचिंग, जब हम कभी भी क्या करते हैं, टीचिंग की बात करते हैं जिसको हम शिक्षण कहते हैं, तो पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें टीचिंग पता होना चाहिए, टीचिंग क्या होता है। तो शिक्षण हम किसको कहते हैं, तो माना जाता है कि जो टीचिंग है वो एक क्या है, एक आपका इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यंत्र कह सकते हैं, टूल कह सकते हैं, किसकी, एजुकेशन की, जिसके थ्रू, जिसका काम क्या है कि अलग अलग जो लर्नर्स हैं, जो सीखने वाले लोग हैं, उन तक क्या करना, इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, स्किल्स को उनके अंदर डेवलप करना, मीन्स इसका जो है ये क्या है, काम है। इसके अलावा अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें जो H.C. मॉरिसन द्वारा दी गई है कि टीचिंग क्या है, तो टीचिंग इज अ इंटीमेट कॉन्टेक्ट। ये क्या है, एक इंटीमेट कॉन्टेक्ट है बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनालिटी टू द लेस मैच्योर वंस। अब यहाँ पे जो मोर मैच्योर पर्सनालिटी कहा है मॉरिसन ने, वो इन्होंने टीचर को कहा है, और जो लेस मैच्योर वन है वो स्टूडेंट को कहा है। क्लियर। तो ये कुछ टीचिंग के बारे में बेसिक था। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जो क्या है, स्टेजेस या फेजेस ऑफ टीचिंग। तो इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, स्तर या अवस्थाएं, किसकी, शिक्षण की। तो शिक्षण के स्तर या अवस्थाएं। क्लियर। अब हम पहला स्टेज अपना देखते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया है, तीनों स्टेज जैक्सन 1966 में इन्होंने दिया है। किसने दिया है, जैक्सन ने। पहला स्टेज का आपका नाम है प्री एक्टिव स्टेज। क्या नाम है, प्री एक्टिव स्टेज, और दूसरा है इंटर एक्टिव, और तीसरे पे जाएंगे तो पोस्ट एक्टिव। तो पहले तो अच्छे से आप नाम बोलिए तीनों के तीनों का, क्या क्या है, प्री एक्टिव स्टेज, इंटर एक्टिव स्टेज एंड पोस्ट एक्टिव स्टेज। ये क्या है आपका, प्री एक्टिव, पूर्व क्रिया अवस्था, ठीक, पूर्व क्रिया की अवस्था, और ये हो जाएगा आपका इंटर एक्टिव, और ये लास्ट हो जाएगा पोस्ट एक्टिव, उत्तर क्रिया, और ये अंतः क्रिया की अवस्था, और ये उत्तर क्रिया की अवस्था। क्लियर। पूर्व क्रियात्मक अवस्था, और ये आपका हो जाएगा अंतः क्रियात्मक, और ये हो जाएगा उत्तर क्रियात्मक अवस्था। अब देखिए, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपके दिमाग में एक बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले इसका बनाइए कि तीनों चीज़ें होती क्या है। प्री का मतलब होता है पहले, मतलब जब टीचर जो पढ़ाने जा रहा है, जब वो क्लासरूम के पहले जितनी भी प्रिपरेशंस करता है कि किस क्लास के बच्चे को पढ़ाना है, क्या क्या चीज़ों को यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें प्री एक्टिव स्टेज या प्री एक्टिव आपके जो फेज़ है उसके अंदर आएगा। क्लास के पहले वाली जितनी भी चीज़ें हैं कि क्लास के पहले हमको कैसे बनाना है, कैसी चीज़ें करना है, बच्चों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, वो सारी चीज़ें प्री में आता है। जब आप इंटर में जाते हैं तो इंटर का मतलब कि अब आप क्लासरूम के अंदर एंटर हो चुके हैं, और क्लासरूम के ख़त्म होने तक की जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो सारे आपके इंटर एक्टिव स्टेज या फेजेस में आती हैं। उसके अलावा जब पोस्ट एक्टिव में आप जाते हैं तो पोस्ट एक्टिव में क्या है कि जब आपने पढ़ा लिया, अब उसके बाद इवैल्यूएशन की बारी आई कि अच्छा बच्चे को कितना समझ में आया, वो चीज़ आपका आता है किसमें, पोस्ट एक्टिव स्टेज में। तो अब हम इसको एक एक करके डिटेल में समझेंगे क्या होता है। देखिए, प्री एक्टिव में जैसा मैंने बताया कि क्लास के पहले की ये सिचुएशन है कि टीचर इसमें क्या करता है, प्लानिंग करता है कि उसको कौन सी चीज़ें कैसे क्या प्रॉपर तरीके में मैनर में रखनी है। तो ये क्या होता है, इसको हम टीचर प्लानिंग स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टीचर प्लानिंग स्टेज, किसको, प्री एक्टिव को। इसके साथ ही इसको कॉन्सेप्चुअलाइज स्टेज भी कहते हैं, प्रत्यात्मक अवस्था भी कहते हैं इसको। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है टीचर वो पूरा की पूरा एक कह सकते हैं पूरा स्कीमा बना लेता है, कॉन्सेप्ट बना लेता है कि उसको क्या क्या चीज़ें करानी है, कैसे करानी है, सभी चीज़ों को, ठीक, कॉन्सेप्ट के साथ। तो इसीलिए इसको कॉन्सेप्चुअलाइज स्टेज या टीचिंग प्लानिंग स्टेज भी कहते हैं। अब हम आते हैं ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग इन प्री एक्टिव स्टेज। तो इसमें कौन कौन सी टीचिंग के ऑपरेशंस होते हैं, अब हम उनके बारे में देखते हैं, यही आपके मेन है। सबसे पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स। ये आपको एज इट इज़ जब आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो
जब आप बीएड करें या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, चूँकि सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है, तो इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पढ़ने की जो स्ट्रैटेजी हो, जो तरीका हो, वो प्रॉपर हो। इसके लिए क्या है कि आप इस तरीके से जो है कॉन्सेप्ट मैपिंग का यूज़ करिए, सिर्फ पॉइंट्स को लिखिए और पॉइंट्स को समझिए। और इससे क्या है कि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको ये चीज़ें जब आपको पता है, आप इसके अंदर आराम से लिख लेंगे। ठीक, तो नोट्स में भी इन चीज़ों का आप प्रयोग करके अपने नोट्स को और इफेक्टिव बना सकते हैं। पहला क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स, मतलब जो उद्देश्य हैं उद्देश्यों का निर्धारण करेगी। सबसे पहले टीचर जो है उसके पहले वो ये देखेंगे कि उनको जो पाठ पढ़ाना है, जो लेसन पढ़ाना है, उस लेसन को पढ़ाने के बाद बच्चे के अंदर क्या क्या डिज़ायरेबल चेंजेस आने चाहिए और उस पाठ को पढ़ाने के पीछे का क्या उद्देश्य है। उस उद्देश्यों के अकॉर्डिंग वो अपने जो है क्या बनाएंगी, लेसन प्लान में उद्देश्यों को बनाएंगी। तो ये क्या है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स, कि उनको क्या क्या चीज़ें बतानी है उसको पूरा फॉर्मुलेट करेंगी। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, अब क्या पढ़ाना है उसको भी तो देखेंगे कि क्या टॉपिक है उसको, और फिर ये कंटेंट और जो गोल्स हैं दोनों का आपस में मैच होना ज़रूरी है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं वो उसी कंटेंट के लिए बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग, अब कौन से एलिमेंट्स को, अब हमको कोई अगर साइंस का टॉपिक पढ़ाना है तो हम पहले एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे कि बाद में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे बच्चे को। ऐसी तमाम चीज़ें कि पहले ये करना है, पहले ये आएगा फिर ये। उसके साथ ही किस स्टाइल ऑफ टीचिंग का प्रयोग करेंगे, हम जो है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का प्रयोग करेंगे या फिर हम लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन का प्रयोग करेंगे। जो अलग अलग स्टाइल ऑफ टीचिंग है, किस तरीके से बच्चे को हम और इफेक्टिवली उस चीज़ को जो है बताएंगे। डिसीजन मेकिंग अबाउट स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजीज क्या हैं कि जिन जिन तरीकों से आप बच्चे को बता रहे हैं उसके प्रति डिसीजन लेंगे कि अच्छा ये स्ट्रैटेजी का हम यूज़ करेंगे इस टॉपिक के कन्फ्यूजन या उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग टैक्टिक्स फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर, और कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपके TLM है जिसको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं और शॉर्ट में TLM कहते हैं। क्या है ये, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। कुछ हम ऑडियो हो सकता है क्योंकि हमारी क्लास कैसी होगी, इंक्लूसिव क्लासरूम है, तो आप वहाँ पे TLM का यूज़ बेस्ट तरीके से करके अपने जो सब्जेक्ट मैटर है उसको प्रॉपरली बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं और उससे बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने ऑडियो विजुअल कोई एड्स लेकर गए, चार्ट्स, मॉडल, इसका प्रयोग करके आपको करना है तो आप पहले ही उस चीज़ को डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि टीचर ऐसा तो है नहीं कि क्लास में जब जाएगा तब वो सोचेगा अच्छा ये मॉडल बना लेते हैं, चलो ये मॉडल बना लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। पहले से उसको सारी चीज़ों को क्या करना है, प्रिपेयर करके चलना है। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे ये क्या थे, ये आपके थे टीचिंग ऑपरेशंस एट द प्री एक्टिव फेज या फिर आपका स्टेजेस। क्लियर, तो यहाँ पे ये क्या है आपके 5 इसमें टीचिंग ऑपरेशन है, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ये कोई ये नहीं कि 5 के 5 ही हैं। यहाँ पे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मोस्ट मैंने वहाँ पे ये लिया है, आप इसको भी डाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो रहे हैं जो कि प्री एक्टिव स्टेज में आते हैं। क्लियर, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, सेकेंड फेज पे, जो आपका क्या है, इंटरएक्टिव स्टेज। जैसे हम इंटरैक्शन करते हैं तो इंटरैक्शन से ही ये बना है इंटरएक्टिव। इंटरैक्शन में क्या करते हैं, आमना सामना। तो यही इंटरएक्टिव स्टेज से आपको याद रखना है कि ये वो स्टेज है कि अब जब टीचर पूरी प्लानिंग करके जा रहा है क्लास में, अब वो क्लास के अंदर एंट्री करते हैं और उस क्लास के ख़त्म होने तक की जितनी भी एक्टिविटीज़, क्रियाएँ होंगी उस क्लास के अंदर, वो इंटरएक्टिव स्टेज के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो ये कौन सी स्टेज है, जैक्सन, और इसको दिया किसने है, तीनों के तीनों को, तो जैक्सन 1966 में इन्होंने दिया है। तो ये क्या है, प्रेजेंटेशन की अवस्था है, प्रस्तुतिकरण की अवस्था है आपका इंटरएक्टिव स्टेज। अब इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं इंटरएक्टिव में, अंतःक्रिया में सबसे पहला जो है साइजिंग ऑफ द क्लास। साइजिंग ऑफ द क्लास का क्या मतलब है कि जब टीचर क्लास के अंदर एंट्री करता है तो उसको सबसे पहला काम ये है कि वो ये देखे कि कुछ बच्चे ग्रुपिंग तो नहीं कर रहे हैं, या जो कमज़ोर बच्चा है, तेज बच्चे एक जगह, कमज़ोर बच्चे एक जगह, या आगे की सीट छोड़ करके पीछे बच्चे मतलब इरेगुलर मैनर में बैठे हैं। तो उसको सबसे पहले क्लास को क्या करना है, साइज अप करना है, प्रॉपर तरीके से बच्चों को बैठाना है। क्लियर, डायग्नोसिस ऑफ द स्टूडेंट। डायग्नोसिस का मतलब होता है निदानात्मक, निदान इसको हिंदी में कहते हैं, कि मतलब ये पता करना कि बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे, उनके गैप को फाइंड आउट करना। जो गैप है उस लूप में, जहाँ पे होल है उस होल को फाइंड आउट करना कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, क्यों नहीं समझ पा रहा है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उन चीज़ों को डायग्नोसिस कहते हैं। और जब आप उसके अकॉर्डिंग जो है
एफर्ट देते हैं कि बच्चा उस चीज़ को सीखे, तो वो आपका रेमेडियल टीचिंग में आता है। तो डायग्नोसिस क्या करेंगे कि देखेंगे कि बच्चे की रुचि, क्षमता, योग्यता, अभिरुचि, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर देखेंगे कि वो प्रॉपरली तरीके से उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, उसकी कैपेबिलिटी, अचीवमेंट्स, ये सारी चीज़ें कैसी हैं उसके आधार पे आप उसको डायग्नोस करेंगे। ठीक। अचीवमेंट और एक्शन ऑपरेशंस, तो जब आप क्लासरूम में टीचर आपके रहते हैं तो उस टाइम पे किया गया जो इंटरेक्शंस है, जो क्रियाएं हैं, जो एक्शंस हैं या जो उपलब्धियां मिलती हैं, वही इसके अंतर्गत आती हैं। वो उपलब्धियां वर्बल फॉर्म में भी हो सकती हैं और नॉन वर्बल फॉर्म में भी। वर्बल में जैसे कि मैं बोल रही हूँ बातचीत करके, नॉन वर्बल मतलब अब मैंने एक्सप्रेशन से दिखा दिया, तो ये क्या है, नॉन वर्बल, कि बिना बोले मैंने कोई ना कोई साइन कर दिया, ऐसे कर दिया, मतलब बैठ जाओ, तो ये क्या है, नॉन वर्बल। तो ड्यूरिंग क्लासरूम ऐसे बहुत सारी तमाम इंटरेक्शंस होती हैं। अब ये जो एक्शन ऑपरेशंस या अचीवमेंट्स हैं, इनके अंदर भी 2 से 3 पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहला है कि क्लासरूम को एक इफ़ेक्टिव और अच्छे से, ताकि डेमोक्रेटिक बनाने के लिए बच्चा प्रॉपरली सीख सके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। क्या है, उद्दीपक का चयन करना। अब शिक्षक क्लास में गया हुआ है और उसको बच्चों से अधिक रिस्पॉन्स चाहिए। क्या चाहिए, रिस्पॉन्स, क्योंकि रिस्पॉन्स ही ये बताता है कि बच्चे क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्लियर। तो जब उसको रिस्पॉन्स चाहिए तो उसको ऐसे स्टिमुलस को प्रेजेंट करना है, उद्दीपक। उद्दीपक क्या होता है, तो उद्दीपक आपका वो होता है कि जो कि क्या करता है, कोई भी वो वस्तु जो आपके अंदर क्या करे, उत्तेजना को जो है प्रभावित करती है, उत्तेजना को प्रकट करती है, कि आप उस चीज़ के प्रति क्या करते हैं, कोई चीज़ आपके सामने लिखी हुई, आप उस चीज़ के प्रति एक्ट करते हैं कि अच्छा ये क्या है। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो बॉन्ड होता है कि देखते ही उद्दीपक को ऑर्गेनिज्म क्या कर देता है, तुरंत रिस्पॉन्स कर देता है। तो आपने कैसी स्टिमुलाई लाई है, क्योंकि स्टिमुलाई तो बहुत सारी हैं इस दुनिया में, तो बच्चे के अकॉर्डिंग, उसके लेवल, योग्यता, क्षमता के अकॉर्डिंग है या नहीं। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलाई, स्टिमुलाई का प्रेजेंटेशन आप कैसे कर रहे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट में। ये याद रखिएगा कि सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई में कॉन्टेक्स्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है, कॉन्टेक्स्ट बड़ी चीज़ है। इसके साथ ही उसको आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं ये भी, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट, अगर आप क्लास 7th के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 8 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसका जो उद्देश्य है, उसका जो चैप्टर है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपका उद्दीपक होना चाहिए। क्लियर। प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, उस स्टिमुलाई को ला रहे हैं तो उसका फॉर्म, ऑर्डर, कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखें कि उसको किस क्रम में हमको रखना है, कैसे रखना है कि बच्चे को इफेक्टिव तरीके से समझ में आए। रेनफोर्समेंट एंड फीडबैक, और इसके बाद ही अगर बच्चा उसमें थोड़ी भी गलती कर रहा है, बता रहा है अच्छा, तो हमको उसको कैसे ट्रीट करना है। तो रेनफोर्समेंट क्या होता है, रेनफोर्समेंट का मतलब है कि जो ऐसी कोई चीज़ जो आपके अंदर डिज़ायरेबल चेंज चाहती है, वो आपका क्या है, पुनर्बलन या प्रबलन। अब जो पुनर्बलन है या प्रबलन, दोनों इसको हिंदी में हम कहते हैं, ये पॉजिटिव भी होता है, मतलब धनात्मक भी होता है, और निगेटिव, ऋणात्मक भी होता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, प्रबलन या पुनर्बलन। तो क्या है कि पॉजिटिव हम कब देंगे, कि जब हमें बच्चे के बिहेवियर में क्या करना होगा, जो वो बिहेवियर कर रहा है उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना है। क्या करना है, बढ़ावा देना, कि नहीं शाबाश तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उससे क्या है, बच्चा खुश होगा और मेहनत करेगा। और निगेटिव क्या है, जैसे पनिशमेंट दे दिया, डांट दिया, स्कॉल्ड कर दिया बच्चे को, कि क्या है कि वो क्या कर रहा है, वो सही से चीज़ों को नहीं बता रहा है, क्लास में बदमाशी कर रहा है। ठीक। तो इससे क्या है, उसको निगेटिव रेनफोर्समेंट मिलेगा, तो वो बिहेवियर को वहीं पे रोकने की कोशिश करेगा और इसमें बिहेवियर को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही फीडबैक दिया जाएगा कि देखो अच्छा तुमने अच्छा बताया, इसमें तुम ये चीज़ भी ऐड कर सकते हो और अच्छे बनाने के लिए। ठीक। अब इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज क्या है, कि इसके साथ ही कि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर जब क्लास में क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, तो उस टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है कि जितने प्रीएक्टिव में उन्होंने चीज़ों को समझा, बनाया, प्लानिंग एज इट इज़, वो प्लानिंग आपकी क्लासरूम में जो है हो जाती है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लासरूम की ज़रूरतों को देखने के अनुसार, बच्चे की रुचि, क्षमता, योग्यता को देखने के पश्चात आपको वहाँ पे स्ट्रैटेजी हो सकती है कि चेंज करनी हो, तो आप उस सेकंड प्लान के लिए भी तैयार रहिए कि आपको स्ट्रैटेजीज कैसे चेंज करनी है, उसका डेवलपमेंट कैसे करना है इन द क्लासरूम अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड नीड, उसकी ज़रूरत के अनुसार। क्लियर। तो ये था आपका इंटरैक्टिव स्टेज और ये था आपका प्री एक्टिव स्टेज। अभी हम पोस्ट एक्टिव स्टेज और फिर उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंस को देखेंगे, तो बट उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हमने प्री एक्टिव स्टेज और इंटरएक्टिव स्टेज को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको प्री एक्टिव स्टेज और इंटरएक्टिव स्टेज में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। प्री एक्टिव दैट मीन्स कि क्लास के पहले का जो स्टेज है, प्रिपरेशन स्टेज जो है, जो टीचिंग लर्निंग स्टेज है, आपका कॉन्सेप्चुलाइज स्टेज है। और वहीं जब इंटरएक्टिव की हम बात करेंगे तो इंटरएक्टिव क्या है, आपका अंतःक्रियात्मक अवस्था, कि जो क्लासरूम के अंदर जब टीचर जाता है उसके बाद की होने वाली सारी एक्टिविटीज। क्लियर। अब हम आते हैं उत्तर क्रिया अवस्था, जिसको हम कहते हैं पोस्ट एक्टिव स्टेज। तो आप खुद अगर थोड़ा सा जो है वो लगाइए दिमाग कि अगर जब टीचर ने अब क्लास भी ले लिया है, अब इसके बाद वो क्या करेगा, जो चीज़ें उसने पढ़ाई है उसको मूल्यांकन करेगा, उसको मूल्यांकन करने का एक प्रॉपर तरीका होगा। और अगर बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो वो फिर अपने जो है लेवल्स, जो अब उसने स्टाइल्स ऑफ टीचिंग को किया है उसको वो चेंज करेगा, यही करेगा। तो यही चीज़ें हम पोस्ट एक्टिव स्टेज में टीचिंग ऑपरेशंस के तौर पर पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। डिज़ाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ बिहेवियरल चेंज। क्या है कि जो बिहेवियरल चेंज है, अब ये क्या है, व्यवहारात्मक परिवर्तन। कक्षा में उस टॉपिक को, या मान लीजिए आज से पहले आपने कभी भी फेजेस या स्टेजेस ऑफ टीचिंग को नहीं पढ़ा, अब इसको पढ़ने के बाद आपके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा। वही क्या है, आपका बिहेवियरल चेंज है। क्या है, बिहेवियरल चेंज। तो उसका क्या करना, उसके एग्जैक्ट डायमेंशन को टीचर द्वारा डिज़ाइन किया जाना। क्या करना कि अच्छा बच्चे को आया है कि नहीं आया है, वो तो बात की बात है, बट टीचर के भी तो उसमें होना चाहिए कि मैंने बच्चे को इतना बताया तो कम से कम बच्चे को इतना आना चाहिए। तो क्या करता है टीचर, डिज़ाइनिंग, साथ में बोलिए, डिज़ाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ बिहेवियरल चेंज, की जो जो बिहेवियरल चेंज हो रहा है उसके डायमेंशन को एग्जैक्टली टीचर को डिज़ाइन करना है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक है क्राइटेरियन बिहेवियर और ये है एक्सपेक्टेड बिहेवियर। दोनों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसको समझ जाएंगे तो आपको पता लगेगा। अब देखिए क्राइटेरियन बिहेवियर क्या होता है। क्राइटेरिया से हम कहते हैं ना, इस चीज़ की इतनी क्राइटेरिया है कि इतना आप क्रॉस करेंगे तब आप पास होंगे। तो क्राइटेरियन बिहेवियर क्या है कि जब टीचर क्या करता है, क्लासरूम में पढ़ा लेता है, उसके बाद उसके द्वारा बनाई गई जो है कि बच्चे ने इतना पढ़ लिया कि उसके उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई है, अब बच्चे के अंदर कुछ चेंजेस आए होंगे। तो ये जो क्राइटेरियन बिहेवियर क्या बताता है, टीचर द्वारा जो बनाया गया नॉर्म है, टीचर द्वारा बनाया कि बच्चे को इतना आना चाहिए, वो उसकी क्राइटेरिया है। अब जैसे कि मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया, मुझे लगता है कि बच्चे इंटरएक्टिव, प्री एक्टिव, पोस्ट एक्टिव का कम से कम 50-50% बता सकते हैं। तो अब मैंने उस चीज़ को चेक करने के लिए हो सकता है मैंने क्वेश्चनिंग कर दी या बच्चों से डिस्कशन करा लिया, कई तरीके हैं उसको कराने के। अब जब उसको करा लिया और देखिए एक्सपेक्टेड बिहेवियर, अपेक्षित व्यवहार, जो मैं क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे के वो आ जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन आता है कि मतलब मैंने जैसा सोचा बच्चे ने 50 या 60 बता दिया, ठीक, हो सकता है ज़्यादा भी बताया, हो सकता है कम भी बता सकता है, तो दोनों के बीच में जब हमें वांछित परिणाम देखने को मिलेगा, डिज़ायरेबल चेंज पॉजिटिव डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, तब इसका मतलब है कि बच्चे ने कुछ ना कुछ नया सीखा है। आज से पहले बच्चे को नहीं पता, अब मैंने उसके बाद पूछा बताओ 3 स्टेज कौन कौन से हैं, तो लर्नर्स ने बता दिया। किसके द्वारा दिया गया है, तो जैक्सन 1966 के द्वारा। तो ये क्या है, आपका चेंज है जो आपके बिहेवियर में हो रहा है। तो ये ही क्या है आपका, ये आपका है क्राइटेरियन बिहेवियर, जो टीचर ने जैसा सोचा वैसा हुआ। तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर जब क्राइटेरियन के समांतर होगा या उससे थोड़ा कम ज़्यादा है तो वो अच्छा है। बट अब इसको पढ़ने के बाद किसी से पूछा जाए स्टेजेस कितने हैं, उसको ये भी ना आए, तो ये क्या है आपका, इसका मतलब है कि हमें अपने प्रक्रिया को क्या है, बदलने की ज़रूरत है। क्लियर। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट डिवाइस एंड टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन। अब हमने ये तो कह दिया कि भाई 10 में से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन बच्चा बता लिया तो इसका मतलब वो अच्छा बच्चा है या उसको समझ में आया, टीचिंग लर्निंग मेरी हो गई, मैक्सिमम बच्चे बता रहे हैं, इसका मतलब मैंने अच्छा किया। तो ये क्या है, अब उसको बताने के लिए कि वो 5-6 क्वेश्चंस कैसे हम करेंगे, हमारे पास प्रॉपर डिवाइस और टेक्निक भी तो होनी चाहिए कि हम ऐसे किसी भी क्वेश्चन को ले आएंगे, नहीं। तो उसके लिए यहाँ 3 चीज़ें दी हुई है, रिलायबल, वैलिड और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब ये क्या है भाई, रिलायबल, वैलिड, ऑब्जेक्टिव, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इसको, ये आपके आगे आप कभी भी जाएंगे। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। रिलायबल क्या है कि वो क्या है, विश्वसनीयता, इसको विश्वसनीय कहते हैं, विश्वसनीय। और वैलिड क्या है, वैध, ठीक। और ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, जो आपका वस्तुनिष्ठता होती है। तो रिलायबिलिटी क्या है, आपका विश्वसनीय है,
जैसे आपका दोस्त होता है कि आपको बैड टाइम्स में भी, बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं छोड़ता, इसका मतलब वो विश्वसनीय है। तो वैसे ही जो परिणाम है, जो टेस्ट हम लेंगे, जो क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे से, तो अगर हो सकता है आज बच्चा 10 में से क्या बता रहा है, 8 क्वेश्चंस बता ले रहा है, तो कल हो सकता है वो 7 बता ले, हो सकता है 9 भी बता ले, हो सकता है 6 भी। अब आज 8 बताया, कल उसने सिर्फ 1 बताया, इसका मतलब कि वो टेस्ट क्या है, वैलिड, रिलायबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। और वैलिड क्या है, वैलिड का मतलब होता है वैध, मतलब कि जिस चीज को मेजर करने के लिए उसको बनाया गया है वो उसी चीज का मेजर कर रहा है। अब मैंने अगर बच्चे की मान लीजिए कि उसके क्लास टेस्ट के पर्पस से बनाया है, तो वो उसी टॉपिक कंटेंट के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। ये नहीं कि बना रहे हैं किसी और चीज का और वो रिलेट कर रहा है किसी और कंटेंट से, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का गुण उसके अंदर होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता। ऐसा ना हो किसी बच्चे को बहुत अच्छे से, क्योंकि जब आप बीएड कर रहे होंगे या कोई भी, तो उसमें अलग अलग स्ट्रीम से बच्चे आते हैं, तो ऐसा ना हो कि आर्ट्स के बच्चों को ज़्यादा फायदा हो या साइंस के बच्चों को बहुत इजी लगे, आर्ट्स वालों के लिए बहुत डिफिकल्ट। तो ऑब्जेक्टिविटी उसमें होना बेहद ज़रूरी बात है। इसके साथ ही जब आप मूल्यांकन करते हैं तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान देना है, जो CAP, कैप से आप याद रखिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, जो पूरे के पूरे अगर आप बीएड भी कर रहे हैं तो भी हमेशा सुनेंगे, ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर आते हैं। किसके अंदर है, ब्लूम टेक्सोनॉमी, ब्लूम के द्वारा एक क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया गया था, उसके अंदर CAP क्या है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, क्या है कॉग्निटिव, A क्या है एफेक्टिव, और P क्या है साइकोमोटर, क्या है साइकोमोटर। ठीक है, कॉग्निटिव इफेक्ट संज्ञानात्मक, इफेक्टिव भावात्मक, और साइकोमोटर क्रियात्मक। ठीक है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये जो 3 अवस्थाएं हैं, इसको आप याद कैसे करेंगे कि हमें मूल्यांकन कैसे करना है, तो CAP एक्सपेक्ट द्वारा करना है। कैप जो लगाने वाली टोपी होती है, बट टोपी आपको याद नहीं रखना। इसके अलावा चूँकि अब आपको पता है कि आप अगर सीटेट की एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो अब आपको पता है कि जब आप बीएड के फर्स्ट उसमें ही जाएंगे तभी आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ें। आपको जो ये CAP एक्सपेक्ट यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये जो NEP हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें भी इसकी बात बहुत की गई है कि बच्चे का इवेल्युएशन 360 डिग्री होना चाहिए और उसके सारे पक्षों को, चाहे कॉग्निटिव हो, चाहे इफेक्टिव हो, चाहे साइकोमोटर हो, सभी एक्सपेक्ट को मिलाकर देना चाहिए। अगर मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं तो कॉग्निटिव का मतलब संज्ञान का मतलब दिमाग से समझिए कि जितने भी आप कैलकुलेशंस करते हैं, सोचना, समझना, प्रत्यक्षीकरण, किसी चीज़ को देखकर ऑब्जर्व करना, ये सारा आपका C के अंदर आता है। इफेक्टिव का मतलब इमोशन से समझिए कि जिन चीज़ों से आपको इमोशनली अटैच्ड होते हैं, जिनमें आप भावात्मक अपनी सोच को लगाते हैं। साइकोमोटर जितने एक्शंस आप करते हैं, ठीक है, जितने एक्शंस, मोटर स्किल्स हैं, वो सारे आपके साइकोमोटर में आएंगे। तो हमें प्रॉपर डिवाइस और टेक्निक का यूज़ करके ही बच्चे का क्या करना है, फीडबैक लेना है, बच्चे का इवैल्यूएशन करना है। क्लियर। थर्ड है चेंजिंग द स्ट्रैटेजीज। अब यहाँ हम बदलाव की बात कर रहे हैं, किसकी, स्ट्रैटेजीज की। किसके टर्म में, जो एविडेंस जो आपको मिला है, जो प्रूफ मिला है, बच्चे नहीं बता पाए। हो सकता है 10 में से इक्का दुक्का बच्चे बताए, पूरा की पूरा बाकी तो बता ही नहीं पाए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा टीचिंग लर्निंग का तरीका सही नहीं है। इसका मतलब कि अब हमको क्या मिल गया है, एविडेंस, जो सबूत जिसको कहते हैं, जो सबूत हमको मिले, अब उसके आधार पर हमको अपने तरीके में बदलाव लाना होगा। हो सकता है कि हम जिस स्ट्रैटेजी से पढ़ा रहे हैं बच्चे को न समझ में आए, तो कल से हम दूसरी स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे। और ये हम कैसे डिसाइड किए, इसके द्वारा कि जब हमने फीडबैक लिया बच्चों से तो बच्चों को समझ में नहीं आया, तो ये क्या है कि उसके आधार पे आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी को चेंज करना है। क्लियर। तो ये आपका था क्या, पोस्ट एक्टिव स्टेज। तो अगर अभी तक आपने वीडियो देखी है, आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है और थोड़ा समय है आपके पास, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। आपका एक लाइक हमारे अंदर बहुत मोटिवेशन जो है भरता है। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंस के ऊपर। क्यों आखिर जो हम ये लेवल्स को पढ़ रहे हैं, जो फेजेस या फिर आपके जो स्टेजेस हैं उनको पढ़ रहे हैं, लेवल्स हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, फेजेस और स्टेजेस को पढ़ रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। आपने सोचा आपने पढ़ लिया, तीनों आपने पढ़ लिए, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि हम टीचिंग में इसको पढ़ते हैं। तो आप सबको पता है टीचिंग क्या है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है। टीचिंग इतना आसान नहीं होता है, जैसे हमने इसमें बता दिया कि टीचर ने पहले प्रिपेयर कर लिया, क्लासरूम में गए, फिर इवेलुएट कर लिया। बट ये लिखना जितना आसान है उससे कहीं कॉम्प्लेक्स, वो
जो है प्रक्रिया होती है जब सामने से क्लासरूम में जाते हैं, वो एज इट इज़ कभी नहीं होता जैसा कि आप सोच कर जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि जब आप उसको डिवाइड करके पढ़ते हैं, पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, ईजी हो जाता है टीचर के लिए भी कि उसको पता है कि अच्छा पहले मुझे प्लानिंग करना है, क्लासरूम में गए बच्चों के अनुसार फिर चेंज भी कर सकते हैं टेक्निक को, फिर इवेलुएट कैसे करें, इवेल्युएशन का क्या प्रॉपर तरीका है। तो एक साइंटिफिक बेस प्रोवाइड कर रहा है ये, और एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीका भी है, इसलिए हम इनको फेजेस में या फिर स्टेजेस में डिवाइड करके पढ़ते हैं। अब देखिए दिशा निर्देश, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ये जो तीनों लेवल्स हैं एक दूसरे को, जैसे कि आप प्री एक्टिव में हैं, फिर इंटरएक्टिव में गए, फिर पोस्ट एक्टिव में गए, तो ये एक तरीके से क्या कर रहा है, तीनों जो आपके अवस्थाएं हैं उनको क्या कर रहा है, दिशा निर्देशित करने का काम कर रहा है। एक शिक्षक को भी पता लगता है कि अच्छा उसने ये चीज़ कंप्लीट कर ली, ये चीज़ आगे कर ली। प्रभावशीलता, इसकी वजह से जो हमारा टीचिंग है वो क्या होता है, इफेक्टिव बनती है। बच्चे आराम से इजीली क्या करते हैं, टीचिंग को क्या कर पाते हैं, जो भी उनको पढ़ाया जाता है कंटेंट उसको आराम से समझ पाते हैं। इसमें ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से, अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षकों को हम समझा भी सकते हैं। 3 स्तर के शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाता है। अब ये 3 स्तर नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये अवस्थाएं हैं आपकी और स्तर, 1 मिनट की अवस्थाएं हैं और वो है, और ये क्या है आपका 3 स्तर के शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाता है। तो ये क्या है, आपके जो लेवल्स वाली बात हम कर रहे थे ना, जिसमें आपका मेमोरी लेवल आएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल आएगा और अंडरस्टैंडिंग लेवल आएगा, वो 3 लेवल्स को ये क्या करता है, आप हिंदी को नहीं इंग्लिश को ही दीजिए, ठीक है। भले आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, बट ये कुछ ऐसे टर्म्स जो हिंदी में थोड़े सिमिलर हो जाते हैं, तो इसको आप कोशिश करिए कि इंग्लिश में ही करिए, ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स कभी कभी एग्जाम के पेपर में भी कंफ्यूज कर देते हैं। और ये चीज़ देखने में आती है जब पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बच्चे बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं। तो इस चीज़ को स्टार्टिंग से सुधारिए कि इसके नाम तो कम से कम इंग्लिश में ही आप करिए, ठीक है। इन सर्विस टीचर्स, जो टीचर्स इन सर्विस में हैं, जैसे जो पढ़ा रहे हैं, अभी जो सेवारत हैं, जो अपनी सर्विस दे रहे हैं, उन टीचर्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसके थ्रू हम उनकी भी ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। प्यूपिल टीचर, जो बीएड करने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ाई करने वाले बीटीसी, बीएड, डीएलएड जो भी कर रहे हैं, उन बच्चों को प्यूपिल टीचर कहते हैं, जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होती हैं। उन लोगों के लिए भी ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उन लोगों को बताया जाता है कि ये चीज़ें हैं। तो इससे क्या है कि वो आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले करने वाले काम के लिए पहले से क्या रहते हैं, प्रिपेयर्ड रहते हैं कि अच्छा ऐसी चीज़ें हैं तो हमको भी ऐसे करना है। इसके अलावा ये पूरी लर्निंग को एक साइंटिफिक बेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसके तमाम और कई इंपॉर्टेंस हैं। माइक्रो अप्रोचेस को ये बढ़ावा देता है। तो इसके 3 से 4 इंपॉर्टेंस बहुत हैं आपके लिए। सो आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ साझा करें। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।